तो नमस्कार, स्वागत है परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे। यूपीटीटी की तैयारी करने वाले सभी भावी शिक्षकों के लिए आज की क्लास बेहतर है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो समझिए आप लोगों के 10 नंबर बनने वाले हैं, क्योंकि आज की क्लास में यूपी टेट 2026 के सीटीपी के 200 प्रश्न ऑनलाइन क्वेश्चन पे आधारित रैपिड टेक तरीके से यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आज की क्लास में तो यहाँ पे आज होने वाले हैं आपके टेस्ट, केवल क्या करेंगे ऑनलाइन क्वेश्चन पे आधारित होने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए अपने प्रश्नों पर आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अभिवृद्धि का संबंध शरीर के किस पक्ष से होता है। कह रहा है यहाँ पे अभिवृद्धि का मतलब होता है जिसे हम देख सकते हैं, याद रखिएगा, जिसकी हम गणना कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, जिसे लंबाई और यहाँ पे चौड़ाई में माप सकते हैं। तो यहाँ पे शारीरिक और मात्रात्मक पक्ष से होगा। दूसरा कह रहा है आपका कि विकास का संबंध शरीर के किस पक्ष से होता है, तो ये गुणात्मक के समग्र पक्ष से होता है। वहीं पे बात कर रहा है आपका तीसरा कि मानव विकास किन दो कारकों पर निर्भर हो करता है, तो किन दो कारकों पर निर्भर करता है, तो ये वंशानुकरण और वातावरण में रह के बालक समाज के अनुरूप ढलता है। वंशानुकरण का मतलब होता है बालक के माता पिता की जो जीन है वो किस प्रकार से गुण उस पर निर्भर करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करेंगे चौथे प्रश्न के, तो चौथा प्रश्न आपका कह रहा है कि बालक के सिर से पैर की ओर होने वाले विकास को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं यहाँ पे पक्षी कहते हैं, यानी कह सकते हैं सिर से यहाँ पे पैर की तरफ आता है विकास को। वहीं पे पांचवा प्रश्न की अगर हम बात करें तो पांचवा प्रश्न कह रहा है कि बालक के केंद्र से बाहर की ओर अंगों में होने वाले विकास को क्या कहते हैं, तो निकट से दूर की ओर होने वाले विकास को कहते हैं, इसे निकटतम विकास का क्षेत्र कहते हैं, या फिर निकट दूर यहाँ पे विकास कहते हैं। आज 200 प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं, तो सभी लोग बने रहिएगा लास्ट तक। यहाँ पे हमारा छठा प्रश्न करा है विकास की प्रक्रिया कैसी होती है, तो निरंतर एवं क्रमबद्ध होती है, यानी एक नियम से चलती है और साथ में एक क्रमबद्ध से होकर निरंतर चलती रहती है। यानी कह सकते हैं विकास जो होता है आपका शुरू से लेकर लास्ट तक चलती रहती है। सातवें प्रश्न की अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि विकास की गति सभी बच्चों में कैसी होती है, तो भिन्न भिन्न होती है। कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है, यानी दो बालक एक समान नहीं हो सकते हैं। वहीं पे आठवें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि बाल विकास का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत आता है, तो शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। यहीं पे एक प्रश्न आपके देखे जाएंगे 1 नंबर के कि शैशवावस्था की आयु कितनी होती है, तो 0 से 6 वर्ष की होती है। बाल्यावस्था की आयु से अगर प्रश्न बनता है तो ये कितने वर्ष की होती है, तो ये 6 से 12 वर्ष की होती है। वहीं पर किशोरावस्था की अगर प्रश्न से बनता है तो ये 12 से 18 वर्ष की होती है। और वहीं पर 12वां प्रश्न अगर हम देखें, याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शैशवावस्था अगर पूछेगा, केवल शैशवावस्था की आयु पूछेगा तो 0 से 2 वर्ष। वहीं पे यहाँ पे बाल्यावस्था की बात करेगा तो 6 से 12 वर्ष। अगर किशोरावस्था की बात करेगा तो 12 से 18 वर्ष। वहीं पे संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक कौन है, तो जीन पियाजे। याद रखिएगा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो जीन पियाजे हैं। यहाँ पे कह रहा है आपका 13 का कि यहाँ पे पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, तो स्विट्जरलैंड के थे। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ के थे, तो स्विट्जरलैंड के थे। वहीं पे 14वां प्रश्न करा है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है, तो 4 अवस्थाएं बताई है। ठीक है, कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 4 अवस्थाएं बताई हैं। आपके इंद्रजनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 4 अवस्थाएं बताई हैं। वहीं पे अगर हम बात करेंगे 15वें प्रश्न की, तो पियाजे के प्रथम अवस्था कौन सी थी, तो संवेदी गामक अवस्था थी। याद रखिएगा कौन सी थी, 0 से 2 वर्ष की थी संवेदी गामक यहाँ पे अवस्था। यहीं पे करा कि संवेदी गामक अवस्था की कितनी आयु होती है, आयु वर्ष कितनी होती है, तो 2 से यहाँ पे 0 से 2 वर्ष ऊपर ही आपको बता दिया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्लास बेहतर लग रही हो तो लाइक जरूर करिएगा, सभी लोग शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। 17 का प्रश्न करा है कि वस्तु अस्थायित्व की अवधारणा किसने दी है, तो जीन पियाजे ने दिया है। याद रखिएगा वस्तु अस्थायित्व की अवधारणा किसने दिया है, तो जीन पियाजे। वस्तु अस्थायित्व का मतलब होता है कि बालक के मस्तिष्क में एक बार जो चित्र बैठ गया वो बार बार वही देखेगा। ठीक है, वहीं पे 18 का कह रहा है कि पुरुष संक्रियात्मक अवस्था की आयु कितनी होती है, तो 2 से 7 वर्ष होती है। ठीक है, इंद्रजनित गामक अवस्था कितनी होती है, 0 से 2 वर्ष होती है। और यहाँ पे पुरुष संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि 19वां प्रश्न है कि आत्म केंद्रिता किस अवस्था की विशेषता है, तो पुरुष संक्रियात्मक अवस्था की व्यवस्था है, जिसकी आयु होती है 2 से 7 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितनी होती है इसकी आयु, तो ये होती है आपकी 7 से 11 वर्ष होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। 21 का करा के संरक्षण, यहाँ पे करा संरक्षण की क्षमता किस अवस्था में विकसित हो जाती है, तो ये होती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न 200 आज की बनाए गए हैं, सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे करा कि 22वें का औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु कितनी होती है, तो ये होती है आपका 11 वर्ष से ऊपर। नेक्स्ट करा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था
किस में विकसित होती है, किसमें तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होती है, ये होती है 11 वर्ष, कहीं कहीं आपके 12 वर्ष दिए रहते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि आपका समाकलन की अवधारणा किसने दी है, तो जीन पियाजे ने दिया है। याद रखिएगा समाकलन का यहाँ पे अवधारणा जीन पियाजे ने दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका समायोजन, यानी समाज के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, ठीक है। अवधारणा किसने दी है, तो ये दिया है आपका जीन पियाजे ने। संतुलन यानी कह रहा है कि अवधारणा किसने दी है, तो इसे भी किसने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है। जेडपीडी का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, निकटतम विकास का क्षेत्र होता है। यहाँ पे कह रहा है कि जेडपीडी की अवधारणा किसने दी है, तो ले वाइगोस्की ने दिया है। किसने दिया है, ले वाइगोस्की ने। वहीं पे आपका प्रश्न बनता है अगर कि मचान निर्माण यानी आपका स्कैन फोल्डिंग किससे संबंधित है, तो वाइगोस्की से संबंधित है। याद रखिएगा वाइगोस्की से संबंधित है। और यहाँ पे कह रहा है आपका कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किससे है, तो ले वाइगोस्की से संबंधित है। जीन पियाजे संज्ञातों का विकास, वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक नैतिक विकास कोहलबर्ग से संबंधित होगा। यहाँ पे 31वां प्रश्न कर रहा है कि सामाजिक अंतःक्रिया पर बल किसने दिया, तो वाइगोस्की ने दिया है। यहाँ पे कह रहा है 32वां प्रश्न कि निजी वाक्य, याद रखेगा निजी वाक्य या फिर निजी वाणी की अवधारणा किसने दी है, तो वाइगोस्की ने दिया है। यहाँ पे कह रहा है कि 33 का कि भाषा को विकास का प्रमुख साधन किसने माना है, तो वाइगोस्की ने माना है। याद रखिएगा किसने माना है, भाषा को विकास का प्रमुख साधन किसने माना है, तो वाइगोस्की ने माना है। 34 का प्रश्न कर रहा है कि नैतिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए हैं, तो 3 स्तर बताए हैं। 36वां कर रहा है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 6 अवस्थाएं बताई हैं, 1 2 3। इन तीनों के कितने हैं, 2 पार्ट हैं। याद रखिएगा इन सभी पे बात करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे 37 का कह रहा है कि नैतिक विकास का प्रथम अवस्था स्तर कौन सा होता है, तो पूर्व परंपरागत स्तर होता है, अच्छा लड़का अच्छा लड़की के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे 38 का बात कर रहा है नैतिक विकास का द्वितीय स्तर कौन है, परंपरागत स्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है आपका कि नैतिक विकास का तृतीय स्तर कौन सा है, तो ये उत्तर परंपरागत है। यहाँ पे कह रहा है हेंज दुग्धा किससे संबंधित है, यानी क्या इसमें दवा के लिए हेंज नामक एक व्यक्ति था, अपनी पत्नी की बीमार थी, उसको दवा लाने के लिए चोरी करता है, तो ये हेंज नामक कोहलबर्ग से संबंधित है। याद रखिएगा एक कहानी सुनाया था बच्चों को और उस बच्चों के माध्यम से ये जानने का प्रयास किया था कि सबका राय कैसा है। कोई कहेगा कि अच्छा किया था, अपनी बच्ची को बचा लिया अपने वाइफ को, और कोई कहेगा कि ये बुरा था, आपको चोरी नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो हेंज ये दुविधा से संबंधित है, तो कोहलबर्ग से संबंधित है। 41 का कह रहा है कि मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किससे संबंधित है, तो एरिक एरिक्सन से संबंधित है। यहाँ से 1 नंबर आपके बनेंगे। कह रहा है 42 का कि एरिक्सन ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 8 अवस्थाएं बताई हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्वास बनाम अंधविश्वास अवस्था किसने दिया है, तो एरिक्सन ने दिया है। पहला बनाम अवरोध यहाँ पे अपराध की अवस्था किसने बताया था, तो एरिक्सन ने। पहचान बनाम यहाँ पे भ्रम की अवस्था किसने बताया था, तो एरिक्सन ने बताया था। ये आपके कौन है, 1 2 3 ये है। यहाँ पे 3 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं की हम अगली क्लास में बात करेंगे। यहाँ पे 46 का कह रहा है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है, तो सिगमंड फ्रायड ने दिया है। यहाँ पे कह रहा है कि ईद यानी कह रहा है कि ईद की अवधारणा किसने दिया है, तो फ्रायड ने दिया है। ईगो की अवधारणा किसने दिया है, फ्रायड ने दिया है। सुपर ईगो की यहाँ पे किसने अवधारणा दिया है, तो फ्रायड ने दिया है। इन तीनों का याद रखिएगा किसने दिया है, तो फ्रायड ने दिया है। यहाँ पे स्वप्न विश्लेषण बल पर किसने किसने दिया है, तो ये किसने दिया, फ्रायड ने दिया है। यहाँ पे प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने दिया है, तो अल्फ्रेड वीने ने दिया है। यहाँ पे 52 का प्रश्न कर रहा है कि मानसिक आयु की अवधारणा किसने दिया है, तो अल्फ्रेड वीने ने ही दिया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे ये कह रहा है आपका कि आईक्यू का सूत्र किसने दिया है, तो टर्मन ने दिया है। आईक्यू का यहाँ पे औसत मान कितना होता है, तो 100 होता है, ठीक है। वास्तविक आय बटे मानसिक आय गुणे 100, ठीक है। यहाँ पे कहेंगे कि 55 का कह रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है, तो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। और 56 का हमारा कह रहा है कि भाषाई बुद्धि किसकी अवधारणा है, तो गार्डनर की है। किसकी है, कि गार्डनर ने कहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपका कि तार्किक गणितीय बुद्धि किसकी अवधारणा है, तो गार्डनर का है। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण किसका है, तो दूसरों को समझने किससे संबंधित है, दूसरों को समझने के लिए ये किया जाता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। अंतः व्यक्तित्व बुद्धि किससे संबंधित है, स्वयं की समझ को विकसित करने की क्षमता को यहाँ पे संबंधित है। यहाँ पे कह रहा है कि द्विकारक सिद्धांत किससे संबंधित है, तो स्पीयरमैन से, याद रखिएगा स्पीयरमैन से। नेक्स्ट कह रहा है कि जी कारक की अवधारणा किसने
किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। यश कारक की अवधारणा किसने दिया है? तो स्पीयरमैन ने ही दिया है। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? तो थर्स्टन ने दिया है। प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया है? तो थर्स्टन ने दिया है। ठीक है, याद रखिएगा, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया है? तो थर्स्टन ने दिया है। वहीं पर करा कि त्रियामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? स्टर्नबर्ग ने दिया है। विश्लेषणात्मक बुद्धि का की अवधारणा किसने दिया है? तो स्टर्नबर्ग ने। सृजनात्मकता बुद्धि की अवधारणा है, ये किसने कहा है? तो स्टर्नबर्ग ने कहा है। वहीं पे 68 का प्रश्न हमारा कह रहा है कि व्यवहारिक बुद्धि किसकी अवधारणा है? तो स्टर्नबर्ग की है। 69 का कह रहा है कि भावात्मक बुद्धि का संबंध किससे है? तो डेनियल गोलमैन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है 70 का, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। प्रभाव का नियम किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने ही दिया है। तत्परता का नियम भी थॉर्नडाइक ने दिया है। अभ्यास का नियम थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक ने किस पशु पर यहाँ पे प्रयोग किया था? तो बिल्ली पे किया था, याद रखिएगा। किस पे किया था? थॉर्नडाइक ने प्रयोग बिल्ली पे किया था। वहीं पे करा कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत ईवी पावलोव ने दिया था। पावलोव ने किस पशु पे दिया था? तो कुत्ते पे दिया था। लार टपकाने की जो घंटी है उद्दीपक की क्रिया थी। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? तो पावलोव ने दिया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो वी.एफ. स्किनर ने दिया है। वहां पे पुनर्वर्ण का अवधारणा किसने दिया है? तो स्किनर ने। याद रखिएगा, स्किनर ने यहाँ पे किस पे दिया था? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। करा कि सकारात्मक पुनर्वर्ण का सिद्धांत पुरस्कार देकर व्यवहार बढ़ाना था, यानी अच्छे कार्यों को कराना था। नकारात्मक पुनर्वर्ण क्या है? अप्रिय स्थिति, घटना या व्यवहार जिसे आप लोग समझ नहीं सकते हैं उसे हटा देते हैं, ये आपका क्या है? नकारात्मक पुनर्वर्ण के अंतर्गत आता है। वहीं पे नेक्स्ट कह रहा है आपका कि स्किनर ने किस पशु पर प्रयोग किया था? तो चूहे पे किया था। यहाँ पे कह रहा है कि अकारण, याद रखेगा, अकारण, यहाँ पे सेपिंग, यहाँ कह रहा है कि अवधारणा किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का किसने दिया है? तो कोहलर ने दिया है। ठीक है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित अगर प्रश्न बनता है किसने दिया है? तो कोहलर ने दिया है। कोहलर ने किस पशु पर यहाँ पे किया था प्रयोग? तो चिंपांजी नामक सुल्तान बंदर पे किया था। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का संबंध किसे है? तो अंतर्दृष्टि अधिगम से संबंधित है। वहीं पे 87 का प्रश्न करा है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किससे संबंधित है? यहाँ पे करा अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित है। यहाँ पे नेक्स्ट करा है 88 का, अनुकरण द्वारा सीखने का बल किसने दिया है? तो बंडूरा ने दिया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। याद रखेगा, रैपिड फास्ट तरीके से आज की क्लास चलाई जा रही है, वन लाइन क्वेश्चन पे आधारित है। इसमें कोई भी टेस्ट नहीं है, केवल क्या करेंगे? वन लाइन क्वेश्चन पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं उसे देखकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे 89 का प्रश्न कर रहा है कि मॉडलिंग का अवधारणा किसने दिया है? बंडूरा ने दिया है। बोबो डाल यहाँ पे प्रयोग किसने किया? तो बंडूरा ने किया था। यहाँ पे बोबो डाल से क्या महत्व है, क्या इसकी विशेषता है, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे करा 91 का परिपक्वता का सिद्धांत किसने दिया है? तो यहाँ पे अर्नोल्ड गेसल ने दिया है। वहीं पे 52 का प्रश्न करा है कि विकास का पूर्वानुमेय क्रम किसने दिया है? तो गेसेल ने दिया है। 93 का कह रहा है कि यहाँ पे सीखना विकास का परिणाम है, ये किसका मत है? तो पियाजे का है। जिन पियाजे का मत है कि सीखना विकास का एक परिणाम है। वहीं पे 94 के कह रहा है कि विकास सीखने का परिणाम है, ये किसका मत है? तो वाइगोस्की का मत है। यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया है? तो जॉन ड्यूवी ने दिया है। यहाँ पे परियोजना पद्धति किसने दी है? तो किलपैट्रिक ने दिया है। ठीक है, परियोजना के द्वारा कार्य को सीखना। किंडरगार्टन पद्धति किसने दिया है? तो फ्रावेल ने दिया है। मॉन्टेसरी पद्धति यहाँ पे किससे संबंधित है? तो मारिया मॉन्टेसरी, इटली की ये पहली डॉक्टर महिला थी जिन्होंने अक्षम बालकों पे यहाँ पे सीखने के लिए उन पर प्रयोग किया था। यहाँ पे 99 के प्रश्न की बात करेंगे। एक लाइक इस 99 तक पहुँचने के लिए कर दीजिएगा। बाल यहाँ पे केंद्रित शिक्षा का समर्थन कौन करता था? तो रूसो ने किया है। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। व्यक्तित्व शब्द की परिभाषा या फिर कह सकते हैं भाषा किससे लिया गया है? तो लैटिन भाषा से लिया गया है। याद रखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि पर्सोना शब्द का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, मुखौटा होता है। पर्सोना शब्द का अर्थ होता है मुखौटा, यानी चेहरे के ऊपर एक चेहरा लगा लेना। अंतर्मुखी या बहुमुखी व्यक्तित्व का सिद्धांत किसने दिया है? तो कार्ल युंग ने दिया है। युंग ने दिया है। गुण सिद्धांत यानी याद रखिएगा ट्रायल थ्योरी किसने दिया है? यहाँ पे अल्पोर्ट ने दिया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 105वें प्रश्न पे ये कह रहा है कि मनोविश्लेषण का जनक किसे माना जाता है? तो सिगमंड फ्राइड को माना जाता है। अभिप्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया है? तो ये अब्राहम मास्लो ने दिया है। याद रखिएगा, 126 का प्रश्न अब्राहम मास्लो के साथ जाएगा। यहाँ पे आपका 107वां प्रश्न कर रहा है कि मास्लो के सिद्धांत में सबसे निम्न आवश्यकता कौन सी है? शारीरिक आवश्यकता। याद रखिएगा, कौन सी है? शारीरिक आवश्यकता है। मास्लो के सिद्धांत में सर्वोच्च आवश्यकता कौन सी है? तो आत्म साक्षात्करण। याद रखिएगा, आत्म साक्षात्करण होगा जिसमें बालक खुद से करने के लिए प्रेरित होगा। 109वें का प्रश्न कर रहा है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने दिया है? तो यहाँ पे
यहाँ पे मैकलीलैंड ने दिया है। और यहाँ पे वो 110 का प्रश्न करा, स्मृति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो यहाँ पे एबिंगहास ने किया था। अगर प्रश्न बनता है कि यहाँ पे स्मृति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो एबिंगहास ने। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये करा कि विस्मरण चक्र किसने दिया है, तो एबिंगहास ने दिया है। स्मृति का प्रथम चरण क्या है, तो अधिग्रहण करना, यानी कोई आपको बता रहा है तो उसे आपको ग्रहण करना है। स्मृति का द्वितीय चरण क्या है, तो संचय करना, उस पर विचार करना होना चाहिए। स्मृति का तृतीय चरण क्या है, पुनः स्मरण करना कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमें रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है ये आपका 115 का। ये करा कि अल्पकालीन स्मृति का दूसरा नाम क्या है, कार्यशील समय, यहाँ पे स्मृति यानी तुरंत काम करना, अगर कार्य हो गया तो उसे छोड़ देना। दीर्घकालीन स्मृति क्या है, अस्थायी स्मृति, जिसे बाद में भी प्रयोग में लाया जा सकता है। वहीं पे करा कि विस्मरण का हस्तक्षेप सिद्धांत किसने दिया है, यहाँ पे जेकिंग यहाँ पे डालेनबैक, याद रखिएगा डालेनबैक ने दिया है। अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। स्थानांतरण यहाँ पे करा सकारात्मक स्थानांतरण क्या है, तो पूर्व अधिगम का नए अधिगम के साथ सहायक होना, यानी पहले की सीखी गई ज्ञान दूसरे सीखी गई ज्ञान के साथ जोड़ना। जैसे में क्या है, बालक ने किसी पेड़ को देखा, फिर क्या किया, उसमें आम लगे थे, फल लगे थे, यानी उसके बारे में। फिर इसके बाद क्लास में ही उस आम के पत्ते के बारे में अगर बताया जा रहा है तो बालक जान जाएगा कि ये आम का पत्ता है, इसमें ये क्रियाएं हो रही हैं। यहाँ पे कह रहा है कि नकारात्मक स्थानांतरण क्या होगा, तो पूर्व अधिगम का नए अधिगम में बाधा पड़ना, ये होता है आपका स्थानांतरण शून्य। शून्य स्थानांतरण क्या होगा, पूर्व अधिगम का कोई प्रभाव न पड़ना, सीखी हुई ज्ञान का नए ज्ञान में कोई भी रोल न होना। सृजनात्मकता का संबंध किससे है, तो नवीन विचारों से है। सृजनात्मकता का मतलब होता है नए चीजों का निर्माण करना। यहाँ पे अपसारी चिंतन किसने दिया है, तो याद रखिएगा गिलफोर्ड ने दिया है। अभिसारी चिंतन किसने दिया है, गिलफोर्ड ने दिया है। अपसारी का मतलब होता है कई प्रश्न पूछना, उसका उत्तर एक ही होना, लेकिन कई उत्तर वाला एक ही प्रश्न होना, ये भी आपका होगा अभिसारी चिंतन। किसने दिया है, गिलफोर्ड ने। अगर हम बात करेंगे 125वें का, तो बुद्धि का संचरण यहाँ पे संरचना मॉडल किसने दिया है, तो गिलफोर्ड ने दिया है। सीखने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। अधिगम क्या है, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। यहाँ पे 128 का प्रश्न करा है कि व्यवहारवाद का प्रमुख प्रवर्तक कौन था, तो यहाँ पे जॉन डीवी वाटसन थे। याद रखिएगा 129 का प्रश्न करा है कि व्यवहारवाद का आधार क्या होना चाहिए, उद्दीपन अनुक्रिया होनी चाहिए। बात करेंगे 130वें प्रश्न पे, किस पे बात करेंगे, 130वें प्रश्न पे बात करेंगे, ठीक है। 130वें प्रश्न का हमारा कह रहा है कि यहाँ पे गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या है, समग्र रूप होता है। याद रखिएगा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे, यहाँ पे वर्टहाइमर। याद रखिएगा अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किससे संबंधित है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान को से संबंधित है। बालक की शिक्षा का केंद्र कौन है, तो यहाँ पे याद रखिएगा बालक होता है। याद रखिएगा बाल शिक्षा का केंद्र में, यानी केंद्र में कौन होना चाहिए, बालक होना चाहिए, फिर पाठ्य पुस्तक होना चाहिए, फिर इसके बाद शिक्षक होना चाहिए। यहाँ पे करा समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, सभी बच्चों को समान अवसर, यानी सभी बच्चों को एक समान लेके चलना चाहिए। 135वें प्रश्न की बात करेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन का हिंदी नाम क्या है, समावेशी शिक्षा होता है जिसमें सभी बच्चों को एक समान शिक्षा देना है। CWSN का पूर्ण रूप क्या है, चिल्ड्रेन विथ, यहाँ पे स्पेशल नीड होता है, यानी नए तरीके से सिखाने का एक कार्य होता है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनने वाला है, पढ़ने की कठिनाई से होता है। डिस्ग्राफिया आपका लिखने से होता है। डिस्कैलकुलिया गणित से संबंधित होती है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया हो गया। अब बात करेंगे ADHD का पूरा रूप क्या है, यहाँ पे करा है कि अटेंशन यहाँ पे डिफिकेंट, यहाँ पे करा है कि हाइपर एक्टिव यहाँ पे डिसऑर्डर होता है, जिसके अंतर्गत बालक क्या होता है, ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। यहाँ पे करा है कि ADH वाले बच्चे मुख्य समस्या से संबंधित होते हैं ध्यान की कमी, ठीक है, ध्यान की कमी, उस पर ध्यान नहीं लगा पाते। प्रतिभाशाली बालकों का IQ समानतः कितना होता है, तो याद रखिएगा 120 यहाँ पे से अधिक होता है। कितना होता है, 120 से अधिक होता है यहाँ पे प्रतिभाशाली बच्चों से। अगर हम बात करेंगे मंद बुद्धि वाले बालकों की IQ लेवल कितनी होती है, 70 से कम होती है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, अधिगम की प्रगति जानना होना चाहिए। यहाँ पे फॉर्मेट एवोल्यूशन का हिंदी नाम क्या होगा, निर्माणात्मक मूल्यांकन होना चाहिए। समेटिव यहाँ पे एवोल्यूशन का शब्द हिंदी में क्या होगा, तो संकलात्मक मूल्यांकन होना चाहिए। और यहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट का मूल्यांकन क्या होना चाहिए, कठिनाइयों की पहचान होना चाहिए, ठीक है। इससे संबंधित 148वें प्रश्न की बात करेंगे, CCE का पूर्ण रूप क्या है, यहाँ पे कंटिन्यूअस एंड यहाँ पे कंप्रेसिव इवैल्यूएशन होना चाहिए, यानी क्या है, लगातार शिक्षा को पूर्ण रूप से दिलाना। रुचि सीखने की कौन सी प्रभावी करती है, तो सकारात्मक करती है। रुचि सीखने की कैसी प्रभावी
करती है तो सकारात्मक रूप से करती है। अगर आपका पढ़ने के लिए अगर अग्रसर हैं तो आप क्या है सकारात्मक रूप से सीखेंगे। ध्यान का अधिगम का महत्व क्या है, तो ध्यान का अधिगम का आधार होता है और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सर्वांगीण विकास होता है। 152वें प्रश्न पे आगे बढ़ेंगे। तो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक कौन करता है, तो रूसो करते हैं। यहाँ पे किंडरगार्टन पद्धति किससे संबंधित है, फ्राबेल से संबंधित है। मारिया मॉन्टेसरी पद्धति किससे संबंधित है, तो मारिया मॉन्टेसरी इटली की रहने वाली है। परियोजना पद्धति किससे संबंधित है, तो किलपैट्रिक से संबंधित है। लर्निंग बाई डूइंग सिद्धांत किससे संबंधित है, तो जॉन डीवी से। बेसिक शिक्षा प्रतिपादन किसने दिया है, तो महात्मा गांधी ने दिया है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है, तो यहाँ पे शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया से है। वहीं पे बात करेंगे 159 प्रश्न पे, तो विकास का कौन सा पक्ष बुद्धि से संबंधित है, तो संज्ञानात्मक पक्ष क्या है आपका, इससे संबंधित है। विकास का कौन सा पक्ष भावात्मक पक्ष से संबंधित है, तो यहाँ पे आपका संवेगात्मक पक्ष होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये करा कि विकास का कौन सा पक्ष संबंधों से किस संबंध पक्ष से संबंधित है, सामाजिक पक्ष से है। विकास का कौन सा पक्ष शरीर से संबंधित है, तो यहाँ पे शारीरिक विकास संबंधित है। विकास का प्रक्रिया कब तक चलती है, तो यहाँ पे जीवन पर्यंत चलती, विकास हमेशा चलती रहती है। अगर 164वें प्रश्न की बात करें तो सीखना विकास का परिणाम है, किसका मत है, तो ये जीन पियाजे का है। यहाँ पे हमारा कह रहा है कि एक प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पे है कि यहाँ पे जीन पियाजे के कितने चरण थे, ठीक है, कितने चरण हैं। यहाँ पे बात करेंगे 165वें के विकास सीखने का परिणाम किसका मत है, तो यहाँ पे क्या है, वाइगोस्की। विकास सीखने का परिणाम है, ये किसका मत है, तो वाइगोस्की का है। 166 प्रश्न का कह रहा है कि बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा माना जाता है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था। इस अवस्था में बालक को जिस तरफ चाहे मोड़ सकते हैं। यहाँ पे समाजीकरण का प्रथम संस्था कौन सी है, तो परिवार है, जिसके यहाँ पे मुख्य गुरु कौन होते हैं, प्रथम गुरु कौन होते हैं, माता पिता होते हैं, यह अधिकतर माता को मानते हैं। विद्यालय का समाजीकरण कौन सी संस्था है, तो ये द्वितीयक संस्था है, याद रखिएगा। प्रथम जो है घर आपका परिवार है। और यहाँ पे अनुशासन का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है, तो आत्म अनुशासन, यानी खुद से होना चाहिए। 170 की अगर प्रश्न की बात करेंगे तो अधिगम को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक कौन सा है, तो अभिप्रेरणा है। अधिगम को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक कौन सा है, तो वातावरण। देखिए अभिप्रेरणा होती है खुद से सीखने के लिए, बाहरी वातावरण यानी आपका माहौल कैसा है उसके अनुसार होगा। यहाँ पे 172 का प्रश्न कर रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालयों में पढ़ने की व्यवस्था क्या कहलाती है, तो समावेशी शिक्षा कहलाती है, जिसमें सभी बालकों को उसके अनुरूप शिक्षा दी जाती है। अगर हम 173वें प्रश्न की बात करेंगे तो कह रहा है बालक में नैतिक गुणों के विकास किससे होता है, तो समाजीकरण से होता है, समाज में रखे उसके गुणों को सीखते हैं। 174 का कह रहा है विद्यालय में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति कौन सी है, तो बालक है, ठीक, बालक है। अगर हम बात करेंगे 175वें प्रश्न की, तो कह रहा है कि शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन है, तो बालक है। केंद्र में बालक रहेगा, फिर इसके बाद पाठ्य पुस्तक, फिर इसके बाद आपका शिक्षक होगा। सी-टेट यूपी-टेट में सीडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो बालक को समझना होना चाहिए। शिक्षा का आधार क्या होना चाहिए, तो बालक की आवश्यकता होनी चाहिए। अधिगम को अस्थायी बनाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है, तो अभ्यास। जितना अभ्यास करेंगे उतना बेहतर तरीके से आप लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न करा है कि 79 का पुनर्वर्ण का मुख्य उद्देश्य क्या है, वांछित व्यवहार को बढ़ाना या फिर बदलना। यहाँ पे अधिगम में त्रुटियों का क्या महत्व है, तो सीखने का अवसर होता है, बार बार त्रुटियां करके बालक सीखता है। नेक्स्ट प्रश्न करा है कि बालक, यहाँ पे करा है आपका कि बालक जन्म के समय कैसा होता है, तो स्वभाव, यहाँ पे संभावनाओं से परिपूर्ण, यानी ना तो सामाजिक होता है ना तो असामाजिक होता है। नेक्स्ट करा है कि बालक को शिक्षा का सक्रिय भागीदारी, यहाँ पे सहभागी माना जाता है, किसने माना है, तो पियाजे ने माना है। यहाँ पे सहयोगात्मक अधिगम का समर्थन किया है, किसने, वाइगोस्की ने किया है। नेक्स्ट है सामाजिक अधिगम का आधार क्या है, तो सामाजिक यहाँ पे क्या है आपका प्रक्षेपण और अनुकरण है। यहाँ पे क्या अधिगम का सर्वोत्तम वातावरण कौन सा है, तो यहाँ पे लोकतांत्रिक वातावरण होता है। नेक्स्ट करा है आपका यहाँ पे कि 186 का कि शिक्षा का अंतिम लक्ष्य कौन सा होता है, तो व्यक्तित्व विकास होता है। नेक्स्ट करा है आपका कि व्यक्तित्व विकास का प्रमुख आधार कौन सा है, तो वंशानुकरण और वातावरण है। करा कि बुद्धि के सृजनात्मक में क्या संबंध है, तो दो अलग अलग संधानाएं होती हैं, वंशानुकरण और यहाँ पे वातावरण। नेक्स्ट करा है 189 का कह रहा है कि विद्यालय का मुख्य कार्य क्या होता है, तो बालक का विकास होता है। बालक के व्यवहार को समझने का आधार क्या होता है, मनोविज्ञान होता है। विकास में व्यक्तित्व भिन्नता का क्या अर्थ होता है, तो यहाँ पे प्रत्येक बालक का अलग होना होता है, कि हर एक बालक एक समान नहीं होते हैं। 192 का कह रहा है कि बालक के सीखने की गति कैसी होती है, तो अलग अलग होती है, हर बालक अलग तरीके से सीखता है, कोई तेजी से सीख लेता है, कोई थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से सीखता है। 193 की बात करें तो ये कह रहा है सीखने के
प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या है, तो मार्गदर्शक, सुगमकर्ता के रूप में होता है। ठीक है, यहाँ पे एक 194 की बात करेंगे तो आधुनिक शिक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी मानी जाती है, तो सहायक और यहाँ पे सुगमकर्ता के रूप में। 195 की बात करें तो यहाँ पे शिक्षा का लोकतांत्रिक सिद्धांत किस पे आधारित है, तो समान अवसर पे है। बालक की रुचि पर आधारित शिक्षा का समर्थन किसने किया है, तो रूसो ने किया है, यानी उसकी रुचि के अनुसार शिक्षा दी जाए। 197 की बात करें तो विद्यालय को समाज का लघु रूप किसने कहा है, तो जॉन ड्यूई ने कहा है। अनुभव आधारित शिक्षा पर बल किसने दिया है, तो याद रखिएगा जॉन ड्यूई ने दिया है। अच्छे शिक्षण की पहचान क्या है, तो बालक की सक्रिय सहभागिता होती है। और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है 200वां प्रश्न यानी 200, ये कह रहा है कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है, बालक का सर्वांगीण विकास। अगर ये PDF चाहिए आप लोगों को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ से आप लोगों को क्या है PDF जो है आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका नंबर। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए या फिर इस नंबर से जुड़ सकते हैं। ठीक, इस नंबर से जुड़ के आप व्हाट्सएप में जुड़ के PDF ले सकते हैं फ्री में। तो आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, और आज की क्लास के लिए एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।